नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में। आज हम बात करेंगे कश्मीर पर रार की। कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर रार तेज हो गई है। ये रार इस्लामिक सहयोग संगठन की कश्मीर को लेकर टिप्पणी के बाद तेज हुई है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए लताड़ लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इस संगठन को किसी एक देश के इशारे पर अपना सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल ओआईसी ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर भारत की आलोचना की थी, जिसके तुरंत बाद भारत ने ये प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र के आयोग ने मई की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। इस्लामिक सहयोग संगठन ने ट्वीट कर जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। इसमें कहा गया कि भारत का ये प्रयास जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफिक ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। ओआईसी ने कहा कि परिसीमन की यह प्रक्रिया चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने ऐसी टिप्पणी की है। पिछले महीने ही ओआईसी ने इस्लामाबाद में अपनी विदेश मंत्री लेवल बैठक में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को बुलाया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। कुछ हफ्ते बाद ओआईसी ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसे लेकर ओआईसी की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। संगठन ने कहा था कि जब तक कश्मीर मसला सुलझ नहीं जाता या सुलझा नहीं लिया जाता, तब तक स्थायी शांति हासिल नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने इस रेजोल्यूशन को बेतुका करार देते हुए कहा कि ये सभी आरोप तथ्यहीन हैं और बेबुनियाद हैं। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त करना है। शुरुआत 30 देशों से हुई। आज 57 देश इसके सदस्य हैं। इनकी कुल मिलाकर आबादी 180 करोड़ है। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो वजह, पहली मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर गठित किए गए परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें होंगी। वहीं 18 विधानसभा सीटों को मिलाकर एक लोकसभा सीट होगी, यानी कुल 5 लोकसभा सीटें होंगी। सवाल है कि ओआईसी कश्मीर मुद्दे पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? भारत के आंतरिक मामलों में दखल आखिर क्यों? क्या इन सबके पीछे पाकिस्तान का एजेंडा है? इस्लामिक देशों का संगठन जिस तरह से कश्मीर पर लगातार टिप्पणी करना है, ऐसे में भारत को किस तरह की रणनीति की जरूरत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इन सवालों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक वोरा पूर्व राजनयिक और संजीव श्रीवास्तव रणनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। दीपक वोरा जी की स्माइल हमेशा प्रेरित करती है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर अब ओआईसी एक बार फिर से कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसको? संजीव जी। संजय जी म्यूट है, शायद आपकी आवाज पहुंच नहीं रही हम तक। जी 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 बोलिए। आ रही है जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, तरफ से ये बयान आया है, ये पूरी तरीके से अनवारंटेड बयान है जी। और ये भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जो कवायद है, जो कोशिश है, जो साजिश है, वो ओआईसी कर रहा है जी। और ओआईसी के इस बयान में उसका जो कम्युनल माइंडसेट, उसका जो कम्युनल एजेंडा है, वो भी दिखता है। और ओआईसी जो कि 1971 में अस्तित्व में आया था, वो जाहिर है कि इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू था उसके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा था। लेकिन अब ओआईसी जिस तरीके से ये इस तरीके के बयान जारी कर रहा है, रेजोल्यूशंस पास कर रहा है, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत के जो आंतरिक मामले हैं जिसको कि भारत बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हल करता है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35E का जो रिपीलमेंट हो, उसको भी भारत ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते हुए
सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया है। और अब भारत जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी है वहां पर इलेक्शन कराने की तैयारियां चल रही हैं। और इस इलेक्शन के प्रोसेस में भारत अपने लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं कार्य करने के, उसको एक्सरसाइज करते हुए डिलिमिटेशन का जो कार्य है वो भारत ने शुरू किया था। मार्च 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उसने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और उस लिहाज से ये जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो सीटें हैं वो कुछ चेंज हुई हैं। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जम्मू रीजन में जो 6 सीटें हैं और कश्मीर में 1 सीट और ऐड की गई है। और ये आंकड़ा पूरी जो सीटों का है वो 90 का हो गया है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, और भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वो अपने इस कार्रवाई को करने का पूरा अधिकार रखता है। और ये पूरे सम्मान की और गर्व की बात है कि भारत अपने राज्यों में जो भी गवर्नेंस होता है उसको लोकतांत्रिक भावनाओं के आधार पर कंडक्ट करता है। अब इस तरीके के जो भारत के पूरे नितांत आंतरिक मामले में ओआईसी जैसा संगठन को इस तरीके की बात करना कि हम डीप कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं और भारत के जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है उसको जिस तरीके से पाकिस्तान के इशारों पर ओआईसी इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उससे ओआईसी को बचना चाहिए। ओआईसी के लिए बेहतर ही होगा कि वो इस तरीके के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से बचे। और ये अनवारंटेड पूरी तरीके से बयान है, इसको भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन संजीव जी, भारत ने यह भी कहा है पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कि किसी देश का एजेंडा न चलाए ओआईसी। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तो ये मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी है कि वो ओआईसी को मजबूर कर दे कि वो उसकी तरफ से बोलना शुरू करें? देखिए, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की जो भी उसकी स्थितियां हैं लगातार दयनीय होती जा रही हैं, चाहे वो सामरिक स्थिति की बात करें, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे वो कूटनीतिक स्थिति की बात करें, हर जगह पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। यहाँ तक कि जो भारत के विरुद्ध जो दुष्प्रचार करने का जो कार्य पाकिस्तान कर रहा था 370 और 35A के रिपेलमेंट के बाद, जो कि भारत ने सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से किया है, इसके विरुद्ध भी पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की जो सरकार थी उसने काफी अपना पूरा एक तंत्र लगा दिया था पूरे विश्व में भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने का, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। तो ये पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से भारत के विरुद्ध कोई साजिश में सफल हो पाए। लेकिन ओआईसी जाहिर है कि ये जो इस तरह के जो ओआईसी सेक्रेटरिएट की तरफ से ये जो बयानबाजियां की जा रही हैं, ये जो रेजोल्यूशन वगैरह पास करने की जो कवायदे की गई, वो पाकिस्तान के इशारों पर ही हैं। पाकिस्तान अपने कम्युनल एजेंडा को ओआईसी पर थोपने की साजिशें रच रहा था और ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो ओआईसी की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के झांसे में आ गई है और ये ओआईसी के अस्तित्व के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत जो कि विश्व का एक बहुत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी सामरिक शक्ति है, उसके अगर ओआईसी के साथ अच्छे संबंध होंगे तो ओआईसी के देशों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुझे याद आता है कि एक समय था कि ओआईसी में हमारी जो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को बहुत ही सम्मान के साथ इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान को अपनी सीट छोड़ करके भागना पड़ा था। और आज ये ओआईसी बिल्कुल उल्टी तरीके से कवायदे कर रहा है, जो कि ओआईसी की क्रेडिबिलिटी के लिए, उसके अपने हितों के लिए अच्छा नहीं है। और ये जाहिर है कि ये जो कुछ है ये पाकिस्तान के झांसे में आकर के ये वो कर रहा है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है? आतंक परस्त राष्ट्र है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल राष्ट्र है, कूटनीतिक रूप से आइसोलेटेड राष्ट्र है। भारत के विरुद्ध लगातार वो साजिशें रचने का, भारत विरोधी इंडिया सेंट्रिक अप्रोच के साथ जो कार्य करता है, उसकी वजह से वो बांग्लादेश जैसे राष्ट्र जो उसके बाद अस्तित्व में आए थे वो जो है कई गुना पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान का जो कम्युनल एजेंडा, इंडिया सेंट्रिक सोच, सिक्योरिटी सेंट्रिक सोच और भारत के विरुद्ध लगातार साजिशें रचना, चाहे वो अपने स्तर से हो, चाहे वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से हो, ये जो इस झांसे में ओआईसी को नहीं आना चाहिए। दीपक जी से भी हम समझ लेते हैं। दीपक वोरा जी, चूंकि बहुत अच्छी बात करी संजीव जी ने कि भारत के जितने भी संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत बेहतर है और भारत की छवि बहुत स्ट्रांग रही है, साफ हो गई और अब तो हम और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। लेकिन क्या लगता है कि अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी भारत को और इस तरह से जवाब देना पड़ेगा, जैसे कि कहा कि ये अंदरूनी मामला है, या एक नई रणनीति भी हमको बनानी पड़ेगी अब इसको लेकर, अगर ओआईसी ऐसा करता है तो? आपका कि आपने मौका दिया है, आप जी
और आप श्रीवास्तव साहब को बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। आभार आपका सर। इनका ज्ञान विदाउट लिमिट है। आपने अभी कहा था कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ। क्या है वो कहावत श्रीवास्तव साहब, हजूम गम मेरी नहीं, फितरत मैंने बदल कहा नहीं आपकी सकता स्माइल मैं। प्रेरित करती है। ये तो आप कहने लगा था, हजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूँ, जी मेरी आदत है जी मुस्कुराने की। जी जी आपने अभी जिक्र किया है वो इसी का कुछ मोमेंट दीजिए मुझे, मैं समझाता हूँ। आप जो जी करोड़ों लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, जी 57 देश हैं इस संगठन के जो जी मेंबर्स हैं, और जी यूनाइटेड होने के बाद ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है। इसका चार्टर क्या है? इस्लामिक सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज को मेंटेन करना चाहते हैं, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन सोशल इकोनॉमिक कल्चरल साइंटिफिक पॉलिटिकल एरियाज में बढ़ना चाहिए, जी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ ये ओरिजिनल जो इसका इंटेंशन था ये सारा भूल चुके हैं। कारण इसका क्या है सर? कारण इसका बेसिकली है कि अगर आपने इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाया है तो इस्लामिक देशों के अंदर जो हो रहा है आप जी उसकी आलोचना नहीं कर सकते। तो फिर आप बाहर घूमते हैं कि हम किस चीज की करें, उनको कश्मीर मिल जाता है, इसराइल मिल जाता है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, कुछ अमेरिका में हो जाता है, कुछ यूरोप में हो जाता है। चंद्रमा पे भी अगर एक आधा मुसलमान कोई मर जाएगा तो वो चंद्रमा की भी आलोचना करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये उनको यूनाइट करता है। जी एक अरब लीडर ने मुझसे कहा था कि इजराइल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन अगर इजराइल हम सबके साथ दोस्त बन गया तो हम अरब जो अभी तक इजराइल के साथ लड़ते हैं फिर हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि लड़ना तो हमारी फितरत है। अब जो हम देख रहे हैं जी यूएन की तरह सर ओआईसी भी बिल्कुल यूजलेस संस्था है, बस वो रेजोल्यूशन पास करता है, वार्निंग्स देता है, कभी कहता है ये करता है वो करता है। आपको याद है सर, श्रीवास्तव साहब को याद होगा 6 साल पहले 2016 में वो सऊदी अरेबिया और ईरान का आपस में टकराव हो रहा था, तो ओआईसी ने सऊदी अरेबिया का समर्थन किया और जी। बोला कि तेहरान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस्लामिक देशों के बीच में, दिस इज नॉट अ क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन, दिस इज अ क्लैश विद इन अ सिविलाइजेशन। इन्होंने एक मोगादिशु सोमालिया में भी मीटिंग की, ओहो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालत वहां देख लीजिएगा। आज तक तो मुझे मालूम नहीं, अगर चीन में जो वीगुर लोगों के साथ जो चीन कर रहा है, उनका डीएनए बदलने की कोशिश कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ओआईसी ने कुछ भी कहा। एक सीनियर पाकिस्तान सिविल सर्वेंट, उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ओआईसी जब मैं देखता हूँ मुझे लीग ऑफ नेशंस याद आता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले था। व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि वो चोरों का किचन है, और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज क्लेमेंस तो बड़ा मशहूर उनका कहावत थी, आई लाइक द लीग, वो बोले बट आई डू नॉट बिलीव इन इट। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, नोबडी बिलीव्स इन द ओआईसी, वेरी फ्यू पीपल लाइक इट। 57 में से 32 मेंबर, सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 57 में से 32 ओआईसी मेंबर आज या एक दूसरे से लड़ रहे हैं या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उन देशों में चल रहे हैं। ये क्या बात है, किस तरह की चीज है ये? तो जो कुछ ये कहते हैं बस ये उसी पे कहेंगे जो अपने आप को ये क्रिटिसाइज ना करें, बाहर की तरफ देखें। और जो भारत ने उनको कहा है कि टाइगर लोग अब शांत हो जाओ और बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि इंडिविजुअली आप हमारे पास दौड़े आते हो। सऊदी अरेबिया अपना सबसे बड़ा, बहरीन अपना सबसे बड़ा नेशनल ऑनर देता है आपके प्रधानमंत्री को, जैसा अभी श्रीवास्तव साहब ने जिक्र किया, श्रीमती सुषमा स्वराज गेस्ट ऑफ ऑनर बनती हैं 50th एनिवर्सरी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के ऊपर। लेकिन इंडिविजुअली बायलैटरली ये सब हमें कहते हैं आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर जब इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। पाकिस्तान का रोल आपको याद है सर, जब 1969 में ओआईसी बनी थी रबात मोरक्को में, हमें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद साहब गए थे वहां पर, हमारे राजदूत जो मेरे गुरु थे उस समय सर्विस में, अब उनका निधन हो गया, उन्होंने ये पूरी कहानी लिखी है किस तरह से फिर तुमको अब्दुल रहमान मलेशिया के बाकी लोग आए यहाँ पे, भाई आप मत आइए क्योंकि पाकिस्तान को दौरा पड़ रहा है। हमने कहा कि आपने फिर बुलाया क्यों है? तो ये कहानी बड़ी अजीब है। फिर ओआईसी बन गई और हम लोग उसमें शामिल हुए, डिस्पाइट बीइंग सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन वो एक कहावत भी है ना सर, खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये नसीहत शायद अस्थिर देशों को नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान खुद में अस्थिर देश है और एक सशक्त देश को कहीं ना कहीं अस्थिर करने के लिए लगातार कोशिश करता है। उसे अपने अंदर के सुधारों की जरूरत पड़ेगी। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम उसके बाद वापस लौटेंगे आपके पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के एजेंडे को तय करने की कोशिश कर रहा है ओआईसी? अब भारत का स्टैंड क्या होगा उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी मामले हैं कश्मीर के अंदर जिस पर भारत को नजर रखनी होगी और मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को और आगे बढ़ाना है।
लेकिन आज का भारत वो भारत नहीं है जिसको लेकर पाकिस्तान ये सोच ले कि किसी भी एजेंडे को सेट करके वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को जब स्तर पर जो मुद्दे होते हैं उनको समझने की कोशिश करने के लिए हमें ऐसा पैनल हमेशा चाहिए होता है जो जनता को उसकी बोलचाल की भाषा में ये समझा सके कि ये मुद्दा क्या है, गंभीर मुद्दा है और इस तरह की नीतियों पर भारत का स्टैंड क्या रहता है। और यही चीज़ें हम दो विद्वानों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ओआईसी ने इस तरह की बात कही है तो भारत की अपनी रणनीति क्या है। संजीव जी, एक चीज़ और समझेंगे, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, भारत के अंदरूनी मामले की बात करते हैं, तो क्या लगता नहीं कि जब 370 को हटाया गया उसके बाद जो डेलीगेशन बुलाया गया तो हमने कहीं ना कहीं बाहरी ताकत को अंदर आने की अनुमति दे दी और हमारी ये साख कमजोर हुई है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये जो भारत ने 370 और 35A को हटाने की जो पूरी कवायद की थी वो संवैधानिक प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक तरीके से वहां की जनता की जो सारी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, पूरे राज्य की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली साजिशों और उसके द्वारा किए जा रहे लगातार दुष्प्रचार को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। भारत ने 370 और 35E का जो रिपीलमेंट है वो भारत ने सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक कंप्लीट किया है। और ये जो पूरी प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से दुष्प्रचार पाकिस्तान के द्वारा लगातार किया जाता रहा, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत विरोधी एजेंडे के तहत अनेक तरीके की साजिशें रची जाती रही, उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये जो भारत का जो रिपीलमेंट का जो प्रोसेस था, ये भारत का नितांत आंतरिक मामला था, जिसको कि भारत ने अपने संविधान के माध्यम से, संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लिया है। और भारत में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य में एक स्थिरता की स्थिति पैदा हुई तो फिर हमने एक डेलीगेशन वगैरह को इनवाइट किया और उनको कहा कि आकर के आप भी देख लीजिए कि ये स्थिति ये है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है कि भारत इस तरीके के आंतरिक मामलों में बाहर के लोगों को बुला करके उनसे किसी तरह की गवाही दे रहा है। तो ये बिल्कुल इस तरह से सोचना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ये भारत का जो है नितांत आंतरिक मामला था, 370 और 35E का रिपीलमेंट, जिसको कि भारत ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के साथ, जैसा कि मैंने कहा, लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक सारी साजिशों, सारे दुष्प्रचारों और सारे जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो अस्थिर करने वाली जो स्थितियों को क्रिएट करने की जो साजिशें अक्रॉस द बॉर्डर्स रची जा रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने सफलतापूर्वक इसे कंप्लीट किया था। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। अगर इक्के दुक्के राष्ट्रों को छोड़ दें तो भारत के साथ आज पूरा विश्व खड़ा है। विश्व का जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक समाज जो है वो भारत के साथ है। भारत, जैसा कि मैंने कहा कि भारत की विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते सबसे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा को भारत ने बनाए रखा। भारत ने ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से किया। तो ये इसका आशय जरा भी नहीं होना चाहिए कि जो भी डेलीगेशंस वगैरह आए वो एक नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि डेलीगेशन जिस तरह से बुलाया गया था, दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा कि फ्रांस जो कि खास दोस्त इस समय भारत का है, उसने ये कहा था कि जो नागरिकों का सम्मान है उसको चिंता है आने के बाद। और अमेरिकी जो उप सचिव हैं एलिस वेल्स, उन्होंने भी कहा था कि नजरबंद कश्मीर नेताओं को रिहा कर देना चाहिए। ये जो दो बयान आए थे इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। आप सही कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी इसके बारे में हुई थी, इसलिए मैंने ये सवाल खड़ा किया है जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये उनके बयान थे, उसमें कंट्रोवर्सी जरूर हुई थी। वो जो कहना चाहते उन्होंने कह दिया। हमारे पास हमारी ताकत ये है कि हकीकत क्या है इस समय जम्मू कश्मीर की, वो बात ने सही तरीके से बता दिया है। आपको ये याद होगा कि हमारा इलाका है तो हम चाहें तो पाकिस्तान का जो जिगरी दोस्त है, उसका दूसरा नाम शैतान है, जो जहन्नम में रहता है, उसको भी बुला लेंगे, भाई आके देख ले कश्मीर जन्नत क्या चीज होती है। वैसे तो तूने देखी नहीं है जन्नत में, आजा तेरे को यहाँ दिखा देते। आपको याद होगा 2 साल पहले पाकिस्तान बड़ा नाराज हो गया था कि ओआईसी कश्मीर पे कुछ नहीं कहता, तो एक पैरेलल ओआईसी की बातचीत चली थी मलेशिया के साथ मिलके, और फिर सऊदी अरेबिया ने घुमा के लात मारी पाकिस्तान के जिस्म के उस हिस्से पे जहां बहुत चोट लगती है, तो वो सारा आइडिया खत्म हो गया। लेकिन कुछ पागल हैं जो कभी नहीं सीखेंगे। सर एक चीज जरूर आप श्रीवास्तव साहब भी शायद मेरे साथ सहमत होंगे कि जब पाकिस्तान के नागरिक
भूखे मरते हैं, उनके पास खाने को नहीं, तो जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, एक मुद्दा उनके मुंह में डाल दीजिए, एक नवाला, उस नवाले का नाम कश्मीर। तो जब भी कुछ होता है वो धर्म और कश्मीर का साथ उन्होंने जोड़ दिया है, इस्लाम और कश्मीर को, जैसे कि कश्मीर के बिना इस्लाम सर्वाइव नहीं करेगा और कश्मीर सर्वाइव नहीं करेगा इस्लाम के बिना, व्हिच इज टोटल नॉनसेंस। ये करते रहते हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं फिर फाइनली सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर, कि ओआईसी की कितनी समस्याएं हैं, लेकिन ये देश जो उनको दूसरी तरफ ले जाता है दिन ब दिन। ओआईसी को लेकर एक बात और वोरा जी हम कहना चाहेंगे कि उसको कश्मीर की समस्याएं तो समझ में आती हैं। वोरा जी आपसे कह रहा हूं कि उसको कश्मीर की समस्याएं दिखती हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नहीं समझते हैं, जबकि वहां पर किस तरह के अत्याचार हो वो उसको नहीं दिखाई देता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आती। हम लोग सबको बुलाते हैं, आके देखिएगा, वहां पे तो वो ले जाएंगे नहीं। एक बार ले गए थे, वो जहाज गिर पड़ा था कई राजदूत कई देश के अंदर, अब कोई नहीं जाना चाहता वहां पर। तो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। वो कुछ लोगों को ले जा रहे थे टू द प्लेन क्रैश। तो मेरा ये जो श्रीवास्तव साहब ने कहा, पूरी तरह से सहमत हूँ सर। कहने दो उनको, जब लोग जब तरह के जानवर कुछ शोर मचाते रहते हैं, कारावां तो आगे निकलता जाता है। And we are moving ahead, we are not concerned चलिए about this। संजीव जी, आश्वासन दिलाता हूँ जी संजीव जी, चूंकि ऑयल ट्रेडिंग को लेकर रिश्ते बहुत मजबूत हैं सऊदी अरब से, तो क्या उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, उस पर कुछ असर पड़ सकता है अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं? भारत और सऊदी अरबिया के रिश्तों पर इस तरीके के ओआईसी के द्वारा की जा रही कवायदों का कोई असर पड़ेगा नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दबदबा जो ओआईसी पे है वो सऊदी अरबिया का ज्यादा रहता है। देखिए ओआईसी के जो अपने जो डायनामिक्स हैं वो अलग हैं। जो बायलैटरल संबंध हैं भारत के और सऊदी अरबिया के साथ, उसके अपनी अलग डायनामिक्स हैं, उसके अलग आधार हैं। और जो वर्तमान समय में जो भारत और सऊदी अरबिया के संबंध लगातार प्रगाढ़ हुए हैं। सऊदी अरबिया अपने आप को मॉडर्नाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरबिया के आगे कई विजनरी प्लान्स हैं जिसको कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, और जाहिर है कि ये प्लान तभी सफल हो सकता है अलग छवि पेश कर रहा है जब भारत जैसी एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था के साथ वो अपने संबंधों को बढ़ाए। और इसी वजह से सऊदी अरबिया के जो प्रिंस सलमान हैं या अन्य जो वहाँ की लीडरशिप है, वो लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो संपर्क में रहते हैं। और आपने देखा कि जो भी बायलैटरल विजिट्स हुई हैं वो कितनी ज्यादा सफल विजिट्स रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि भारत और सऊदी अरबिया के संबंधों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जरा भी असर नहीं पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ है कि भारत को गीदड़ भपकी पसंद नहीं आती और ना उस पर कोई असर पड़ेगा। ओआईसी भले ही पाकिस्तान के एजेंडे के तहत काम कर रहा हो, लेकिन उसको एक बार फिर से चिंतन करना होगा कि भारत के साथ बाकी देशों को कैसे रिश्ते रखने हैं, क्योंकि भारत आज विशाल से विराट स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है और वो पूरी ताकत और पूरी तल्लीनता के साथ अपनी गति पर देख रहा है, अपनी गति की तरफ ध्यान है, अपने विकास की तरफ ध्यान है और अपने रिश्तों और संबंधों की तरफ ध्यान है। इसलिए ऐसे भारत को हिला देना ओआईसी जैसे लोगों के बस की बात नहीं है और पाकिस्तान तो बिल्कुल भूल ही जाए। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।